नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर झारखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर की गई बातचीत। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम को दी झारखंड की स्थिति से अवगत। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर दिखी अंदरूनी कलह। कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी ने आरपीएन सिंह पर उठाए सवाल। कहा, झारखंड में पहले से कमजोर हुई पार्टी। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर प्रशासन अलर्ट। गुमला में चलाया गया जागरूकता अभियान। चिकित्सा प्रभारी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। झारखंड और ओडिशा के बीच खेला गया सेमीफाइनल मैच। झारखंड की हॉकी टीम ने फाइनल मैच में बनाई जगह। 18 मार्च को झारखंड और हरियाणा के बीच खेला जाएगा फाइनल मैच। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बातचीत की है। आपको बता दें कि इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हो रही इस बैठक में शामिल हुए और कोरोना को लेकर राज्य की वर्तमान स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। हाल ही में कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। वहीं दुनिया के कई देशों में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना की रोकथाम को लेकर सख्ती से नियम लागू कराने की बात कही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री से कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत हुई है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे, जिसमें कोरोना के संक्रमण को रोकने पर जोर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता भी जाहिर की है। कोरोना संक्रमण का 1 साल से भी ऊपर अवधि बीत चुका है। बीच में कोरोना की संख्याएं बड़ी तेजी से देश में घट रही थी। अचानक कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की संख्याओं में इजाफा देखा जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ अपने अपने राज्यों का, विशेषकर उन राज्यों पर जहां की संख्याएं बढ़ रही थी, उनकी बातें सुनी गई और सभी अधिक प्रभावित राज्यों ने अपनी बातें रखी। बढ़ते आगे, जहां कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर से सामने आई है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि फुरकान अंसारी ने झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह को कटघरे में खड़ा करते हुए कार्यशैली पर बड़े सवाल उठाए हैं। फुरकान अंसारी का साफ तौर पर कहना है कि झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पहले से कमजोर हुई है। रियल कांग्रेसमैन तकलीफ होती है, कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है तो हमारा पार्टी संगठन यहां कमजोर है और उसके जो इंचार्ज है, जहां तक इंचार्ज का बात है, वो उसके लिए सब कुछ सारा दोषी वही लोग हैं जो ठीक से यहां संगठन चला नहीं पा रहे हैं। ठीक से 4 साल से अभी तक हमारा कमेटी गठन नहीं हुआ, कोऑर्डिनेटर से चला रहे हैं पार्टी। ये ठीक नहीं है कांग्रेस के लिए। हम लोगों ने बहुत पुराने 80 से एमएलए हैं, तो हमने देखा है कांग्रेस को मजबूत से, इंदिरा जी के समय से देखा है कांग्रेस को। अच्छा सर, ये तरीका गलत है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिली है, जहां फुरकान अंसारी ने आरपीएन सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि इनके नेतृत्व में पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इससे साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह के चलते सब कुछ ठीक नहीं है। फुरकान अंसारी ने आरपीएन सिंह पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आरपीएन सिंह के नेतृत्व में पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस
की अंदरूनी कलह जग जाहिर हुई है, जिसके चलते फुरकान अंसारी ने आरपीएन सिंह पर सवाल खड़े किए हैं, आरपीएन सिंह की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं आरपीएन सिंह को आड़े हाथों लेते हुए फुरकान अंसारी ने कहा कि आरपीएन सिंह के नेतृत्व में पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये एक बड़ा सवाल उठाया गया है आरपीएन सिंह पर। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में आरपीएन सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस प्रभारी पर जिस तरह से कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए हैं, इससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी कलह निकल करके सामने आई है। आरपीएन सिंह के नेतृत्व पर सीधी तौर पर सवाल खड़े किए हैं फुरकान अंसारी ने। क्या कुछ प्रतिक्रिया पार्टी की तरफ से आ रही है? आरपीएन सिंह ने क्या इस पूरे बयान पर कोई प्रतिक्रिया दी है? ऐसा क्यों कहा है फुरकान अंसारी ने? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से विपक्ष जो है बार बार लगातार कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाते आया है, तो यूं ही नहीं सवाल उठाते आया है। और आज उस सवाल को फुरकान अंसारी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि विपक्ष कह रहा वो भी सही है। और फिर जो फुरकान अंसारी है, आपको बता दूं कि बहुत ही कांग्रेस के झारखंड के बहुत ही कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, वो पुराने नेता हैं और पूर्व सांसद भी है, कांग्रेस के रह चुके हैं। तो ऐसे में एक कहें कि मजबूत दावेदारी उनकी होती है पार्टी में। और सोनिया गांधी और जो भी तमाम बड़े जो लीडर है बिल्कुल बिल्कुल चंदन, फुरकान अंसारी झारखंड की राजनीति में उन्होंने साफ तौर पर जो है बिल्कुल सिंह से बिल्कुल चंदन, झारखंड की राजनीति की अगर हम बात करें तो फुरकान अंसारी हमेशा कद्दावर नेता में गिने जाते रहे हैं। ऐसे में आरपीएन सिंह पर ये सवाल खड़े करना कि उनके नेतृत्व में पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एक बड़ा सवाल है। क्या उनको ऐसा नजर आया जिसके चलते उन्होंने सीधे नेतृत्व पर वार किया है? देखिए, मोहन करान पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले एक बात उठी थी कि जो आरपीएन सिंह है, कांग्रेस के प्रभारी है, झारखंड प्रभारी, वो आते हैं और अपने मंत्रियों से, विधायकों से पैसे की डिमांड करते हैं, ऐसा विपक्ष का यानी बीजेपी का कहना था। लेकिन आज जो फुरकान अंसारी ने वो साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, जो कांग्रेस यहाँ झारखंड प्रदेश में इतना मजबूत होना चाहिए था, वो उतना मजबूत नहीं है। आरपीएन सिंह जो अपने क्षेत्र में जो एमपी के चुनाव लड़ते हैं, उस क्षेत्र में उनकी जमानत जब्त हो जाती है और यहाँ झारखंड में वो जो झारखंड प्रभारी बने हुए हैं। तो ऐसे में झारखंड का संगठन है, ये कांग्रेस यहाँ से कमजोर पड़ गया है। तो जाहिर तौर पर वो ये बताना चाहते हैं कि यहाँ का जो प्रभारी आरपीएन सिंह है, उसको तुरंत जो है अमिलन बदल देना चाहिए। यानी वो कांग्रेस के तो कहें कि सुपर लीडर है सोनिया गांधी या राहुल गांधी है, उनसे सवाल खड़े कर रहे हैं कि झारखंड का जो प्रभारी बनाया गया है वो गलत है, उनको बदल देना चाहिए। हालांकि पैसे मांगने का जो मामला है वो उन्होंने अभी डिनाई किया है, लेकिन यह बात भी कांग्रेस के तरफ से ही उठाया गया था और फुरकान अंसारी के गुट से ही उठाया गया था। फिलहाल अगर गुट की बात करें तो 3 गुट में बटा हुआ है कांग्रेस, यानी अंदरूनी तौर से कहें कि पूरी तरह से कांग्रेस जो है बीमार चल रहा है। अब देखना यह होगा कि इस पर जो कांग्रेस के आला कमान है वो फुरकान अंसारी की बात को किस तरह से लेते हैं और क्या उनकी बात को लेने के बाद जो है जो झारखंड प्रभारी है उनको जो है बदलाव करते हैं, या फिर झारखंड में जो अभी तक कांग्रेस की जो कमी है, एक समिति की जो गठन होना चाहिए था वो गठन नहीं हुआ है। बिना समिति के ही कांग्रेस जो है झारखंड में अभी तक से चल रहा है, जिसकी वजह से भी कांग्रेस काफी यहाँ पर झारखंड में कमजोर हुई है। तो अब ये आला कमान पर और राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि क्या फुरकान अंसारी के बातों को सीरियस लेकर यहाँ के जो प्रभारी की जो बदलाव है वो किया जाता है, प्रभारी का बदलाव किया जाता है, या फिर जो पुराने लीडर हैं जैसे फुरकान अंसारी, सुबोध कंसार, इन सभी को बातों से दरकिनार करते हुए आरपीएन सिंह को कंटिन्यू रखा जाता है। जी बिल्कुल। अब चंदन, देखने वाली बात यही होगी कि पार्टी के आला कमान इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
बढ़ते हैं आगे, जहां झारखंड के खिलाड़ियों के लिए आज का दिन काफी अहम रहा। सीधी नियुक्ति के लिए एक लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे मेडल विजेता खिलाड़ियों ने आज झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधी नियुक्ति पत्र दिया है। इन खिलाड़ियों में बिमला मुंडा का नाम भी शामिल है, जो परिवार की तंगी की मजबूरी में हांडियां बेचती थी। आपको बता दें कि इस दौरान दिहाड़ी मजदूरी भी करती थी। आज कुल 36 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के हाथों करीब 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसमें से सभी खिलाड़ियों को गृह विभाग में आरक्षी के पद पर नौकरी दी गई है। वहीं मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार खिलाड़ियों के लिए इस राज्य की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड अलग होने के बाद ये पहला मौका है जब खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दी जा रही है। हम आगे भी खिलाड़ियों को नियुक्ति देंगे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों का जिक्र भी किया। मैं जब 9 साल की थी तब से खेल रही हूँ। हाँ, मैंने इंटरनेशनल भी खेला है और इंटरनेशनल 4 टूर्नामेंट खेले हैं, 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2 एशियन चैंपियनशिप खेले हैं। और ये हमारी जो नियुक्ति हुई है वो 35th नेशनल गेम्स के बेसिस पे हुई है। 35th नेशनल गेम में गोल्ड रहा था मेरा। हाँ, इस बात की तो बहुत खुशी है कि सरकार ने हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया और इस प्रोसेस के कारण बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि आगे आप गेम में खेल सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं। राज्य जब अलग हुआ तो कई सपने यहां के लोगों ने देखे हैं। हमारे पूर्वजों ने देखा है, इस राज्य के आंदोलनकारियों ने देखा है। आज राज्य के अलग हुए 20 साल से भी अधिक होने जा रहे हैं और आज भी ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में चिन्हित है। और ये सुनकर हमें अंदर से बहुत पीड़ा होती। बीस साल में राज्य में कई उतार चढ़ाव राजनीतिक रूप से हम लोगों ने देखा। और एक कठिन परिश्रम करने के पश्चात इस राज्य में एक नई सरकार की गठन हुई, जिसका बागडोर हमारे हाथों में सौंपा गया। और जैसे ही सरकार बनी, आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से एक वैश्विक महामारी से घिर गए। और इसी के साथ यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां झारखंड में एचईसी का मुद्दा गाय बगाए हमेशा उठता रहा है। अब विपक्ष की तरफ से बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने इस मुद्दे को सदन में उठाया है।
बता दें कि कुछ दिन पहले सत्ता पक्ष के विधायक बंधु तिर्की ने भी रैयतों को जमीन वापसी और मुआवजा दिलाने का मुद्दा उठाया था। बहरहाल नवीन जायसवाल ने कहा कि एचईसी के स्थापना के दौरान पूर्व की सरकार ने कौड़ी के भाव में आदिवासियों की जमीन एचईसी को दे दी और इससे जो आदिवासी परिवार विस्थापित हुए उनको ना तो उचित मुआवजा मिला, ना ही रैयतों को जमीन वापस दी गई। अब एचईसी जमीन पर फैक्ट्री भी नहीं लगाना चाहती, लेकिन उसके पास ज्यादा जमीन पड़ी है जिसको अब एचईसी मनमाने ढंग से करोड़ों के भाव में बेच रही है। ऐसे में जरूरी है कि जब जमीन का यूज नहीं हुआ तो उसे रैयतों को वापस कर दिया जाए या फिर उस जमीन का उचित मुआवजा रैयतों को दिया जाए। इतना ही नहीं, नवीन जायसवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अभी कुछ दिन पहले अपने एक रैली में कहा था कि राज्य में कानून लागू होगा। कांग्रेस की वर्तमान में सरकार है तो वो कानून लाए और जिन जमीनों पर फैक्ट्री नहीं बनी है वो जमीन इस कानून के तहत रैयतों को वापस की जाए। वहीं इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि रैयतों को जमीन वापस दिलाने के लिए सरकार पहल कर रही है। देखिए, एचईसी जिस पर्पस से जिस प्लांट का स्थापना हुआ था और जहां पर एचईसी के एक्वायर जमीन पर विधानसभा भी बना हुआ है, तो मैंने आज सदन में यही बात को मजबूती से रखा कि एचईसी ने जितना जमीन लिया और 40% लैंड अभी खाली है, कौड़ी के भाव में रैयतों की जमीन को उस समय की सरकार ने एक्वायर किया और एचईसी को ट्रांसफर किया, जो डीड ऑफ कन्वेंस की बात हो रही थी। और अब एचईसी कारखाना नहीं खोल करके करोड़ों में ये जमीन का खरीद बिक्री कर रहा है, तो विस्थापित के मन में आक्रोश है। तो मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया कि आप इस पर पूरा रिव्यू कर लीजिए और जो खाली पड़ा लैंड है उसको विस्थापित परिवार में प्रोपोर्शनेटली इसको वापस देने का काम करिए। बढ़ते हैं आगे, जहां आज बीजेपी युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के द्वारा राजधानी रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में सोशल मीडिया और आईटी की कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने की। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल तमाम भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कि आपको बता दें कि भाजयुमो के सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सभी सोशल मीडिया के संयोजकों को इस बैठक में बुलाया गया था। सबको तकनीकी स्तर पर कई जानकारियां भी दी गई। वहीं बाबूलाल मरांडी ने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा मोर्चा सोशल मीडिया के जरिए पार्टी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ले तो हमें किसी तरह के प्रचार करने वालों की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बाबूलाल मरांडी ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को उनकी शक्ति से अवगत भी कराया। आपको बता दें कि इस दौरान सोशल मीडिया और आईटी के महत्व को भी बताया गया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, मैं कह सकता हूं कि जो प्रचार प्रसार का काम अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर युवा मोर्चा अपने कंधों पर लेता है तो मैं नहीं समझता हूं कि आज के तारीख में फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई अखबार या कोई न्यूज चैनल हम सब लोगों को पीछे छोड़ पाएगा, पीछा कर पाएगा। तो आपके पास इतनी बड़ी ताकत है युवा की, और सिर्फ उनको थोड़ी सी मोटिवेट करने की और उनको थोड़ा सा ध्यान देने की। जैसे अभी आपको बता रहे थे कि लाइक करना, शेयर करना ट्विटर पर। बढ़ते आगे, जहां आज प्रदान संस्था की तरफ से घाघरा प्रखंड के 18 पंचायत में कोरोना वैक्सीन का जागरूकता रथ रवाना किया गया। बता दें कि चिकित्सा प्रभारी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया गया, जिसमें 60 साल की महिला पुरुष को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी और 40 से 60 साल के लोग गंभीर बीमारी ग्रसित हों जैसे शुगर, बीपी, उन्हें भी वैक्सीन दी जाएगी। और कोरोना जागरूकता रथ घाघरा प्रखंड के 18 पंचायत में घूम घूम कर प्रचार प्रसार करेगा और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। आज दिनांक 17/3/21 को कोरोना वैक्सीन के लिए प्रदान संस्था द्वारा कोरोना वैक्सीन का जागरूकता रथ निकाला गया है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर सभी को वैक्सीनेट किया जाएगा एवं 45 से 60 के बीच
जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह, उन्हें भी वैक्सीनेट किया जाएगा। ये हमारे 18 पंचायत में एक साथ। झारखंड में लॉटरी अवैध है, बावजूद इसके धनबाद में नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की लॉटरियों को टिकट खुलेआम बेचे जा रहे हैं। आपको बता दें कि धनबाद के झरिया, वासेपुर और कई चौक चौराहों की पान, चाय और फूल की दुकानें इस अवैध धंधे की गढ़ हैं। इन सभी जगहों से खुलेआम अवैध धंधा चल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। झरिया क्षेत्र में लॉटरी के टिकटों के 300 से अधिक काउंटर हैं। धनबाद स्टेशन रोड और वासेपुर में भी तेजी से ये धंधा फल फूल रहा है। धंधेबाज रोजाना 20 से 25 लाख रुपए यानी महीने में करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में कम पढ़े लिखे युवा और मजदूर आसानी से धंधेबाजों के झांसे में आ रहे हैं। लत ऐसी कि टिकट खरीदने के लिए लोग कर्जे भी ले लेते हैं। पुलिस को पूरे मामले की जानकारी है, पर कार्रवाई के बजाय सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। एक सूचना आई थी हमारे पास कुछ दिन पहले, अखबार में भी आया था। उसके बाद थाना प्रभारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कुछ एक जगहों पर उसको छापामारी करने के लिए भी हम लोगों ने कहा। हो सकता है कि अभी तत्काल में कहीं उस तरह से कोई, चूंकि न्यूज में आने के बाद वो जो सिंडिकेट हो सतर्क हो गया हो, लेकिन इस तरह का कहीं पर भी कोई जो अवैध लॉटरी या इस तरह का धंधा है हम यहाँ पर नहीं चलने देंगे। यहाँ तक कि लोग सर अपने से अपना ही खुद ब्रांड छाप करके लोग यहाँ से बंगाल तक सप्लाई करते हैं। हाँ, वही बताया ना मैंने कि चाहे उस तरह का कोई, जो अखबार में ये मामला आया था उसके बाद से हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग सतर्क हो गए हों, लेकिन हम लोग कहीं भी इस तरह का कोई धंधा नहीं चलने देंगे। तो संपर्क करने के लिए बहुत सा होलसेलर है, 4-5 होलसेलर यहाँ पे है जो लोगों को टिकट देता है और वो लोग कमीशन में गली कूचा में बेचते हैं जाकर के। तो मेन कौन होलसेलर है? कोई ऐसा कोई मेन होलसेलर है जैसे गणेश साहु, समीर अहमद, इस तरह के लोग हैं। और भागा डिगवाड़ी में भी बहुत से लोग हैं जो इस तरह का होलसेलिंग कर रहे हैं। तो झरिया से ही माल पूरे जिले में सप्लाई होता है कि क्या? हाँ, झरिया से ही पूरे जिले में माल सप्लाई हो रहा है। ये टिकट झरिया में ही कहीं ये लोग प्रिंटिंग करवा करके अपना छपवा करके ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे जिले में। तो ये जो इसमें जो बेचने वाला जो काउंटर पे अलग अलग गिनती इसमें दिख रहा है, उसको क्या फायदा है? वो लोग कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हैं। रातों रात अमीर बनने के झांसे में कई लोग आ रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम शामिल है बरमसिया की रहने वाली संगीता देवी का। संगीता का आरोप है कि वासेपुर के दलाल से उसने 12 फरवरी को लॉटरी का टिकट लिया था। ड्रॉ में महिला का नंबर लग गया। इनाम की राशि 3.5 लाख रुपए थी। लॉटरी लगने के बाद दलाल से संपर्क किया तो उसने अपना फोन बंद कर वो फरार हो गया। धनसार पुल के पास में एक दुकान है, समझे ना, उन्हीं के पास में से 200 रुपये में लॉटरी लिए थे 12 फरवरी को 9:30 बजे। अब 11:55 का लकी ड्रॉ था, तो मतलब लिए। वो बोले कि ठीक है आप लीजिए मैडम, आपका लग जाएगा। हम बोले कि नहीं लगेगा, तो बोला नहीं लगेगा। उसके बाद 12 फरवरी को हम लॉटरी ले लिए 11:55 पर, ठीक है। 11:55 पे लकी ड्रॉ हुआ, मेरा नंबर लग गया। 12 फरवरी से हम वो लोग को मतलब कॉल कर रहे हैं, तो बोलता है पैसा हम दे देंगे, लेकिन ताल मटोल करते करते फिर उसके बाद बोलता है जो समीर अहमद है, बोला कि मेरा मालिक वही है, हम उसी का टिकट सेल करते हैं, जो आपको हम समीर अहमद से पैसा दिलवा देंगे। लेकिन इस तरह करते करते 10-15 दिन हो गए, उसके बाद फिर पैसा दिया नहीं। लास्ट में यही बोले कि अगर आप लोग लॉटरी का पैसा दे नहीं सकते तो खिलाते क्यों है। इस तरह से मतलब मेरे साथ बहुत सारा ऐसा लोग हैं। बहरहाल धनबाद के कोने कोने में लोगों को दौलत का ख्वाब दिखाकर उन्हें लूटा जा रहा है। लॉटरी का ये गोरख धंधा पुलिस की रजामंदी से जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल कि ठगी का ये धंधा आखिर कब तक बदस्तूर जारी रहेगा। धनबाद से साधना प्लस के लिए संदीप सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, जहां इरफान अंसारी ने एक बार फिर से आरएसएस को टारगेट किया है। इरफान अंसारी ने कहा है कि आरएसएस गुंडों की पाठशाला है
आरएसएस में गुंडागर्दी, मारपीट, खून खराबा सिखाया जाता है। इरफान अंसारी ने इतना ही नहीं कहा, आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो राज्य की जनता ने मैंडेट दिया है वो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ ही दिया है। मैं आरएसएस का गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बता दें कि अभी हाल ही में एक मॉब लिंचिंग के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के युवक की मौत हो गई थी। लिहाजा इरफान अंसारी मॉब लिंचिंग को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, वो धर्म प्रचारक है, ठीक है, आप धर्म का प्रचार कीजिए ना, घर के बाहर कीजिए। और आप खास करके मैं कहना चाहता हूं, आरएसएस वहां पढ़ाई होता है, मारपीट, खून खराबा, गुंडागर्दी, नफरत की पढ़ाई होती है आरएसएस में। ये इरफान अंसारी बर्दाश्त नहीं करेगा। इरफान अंसारी जिस क्लास से पढ़ के आया है वहां मेल भाव, प्रेम, भक्ति, उस क्लास में जो पढ़ाई करेगा वही यहाँ राज करेगा। जिन लोगों ने वोट देकर हम लोगों को विजय बनाया है, हमारी सरकार को बनाया है, आरएसएस के खिलाफ में हमें मैंडेट मिला है, भाजपा के खिलाफ में हमें मैंडेट मिला है, और आज हमारी सरकार में भाजपा का पोस्टिंग होता है तो आरएसएस वाले लोगों का पोस्टिंग होता है, तो इरफान अंसारी को दर्द होगा। इरफान अंसारी का दर्द होने का मतलब झारखंड के एक। और अब बात साहिबगंज की करेंगे, जहां विधवा महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। ये मामला राजमहल अनुमंडल क्षेत्र के बकाई टोला उधवा का है, जिन्हें परिवार के ही लोगों ने डायन बताकर प्रताड़ित किया है। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि उसके एक पति की मृत्यु के बाद से ही उसके परिवार के लोग उसे डायन बोलकर प्रताड़ित करते हैं। वहीं इस मामले में पीड़िता ने राधानगर थाने में कई बार शिकायत भी दर्ज कराई। मेरा साथ ये मामला है कि हमको बार बार घर में डायन बोल के मेरा पति का लाश थोड़ा दूर गया था, तभी से हमको डायन बोल के और मारता है। कौन? मेरा पूरा गोतिया सब। अच्छा। तो हम उतना दिन कुछ नहीं किए, तो एक बार भी थाना में दिए थे तो उसमें कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिए। इस बार मेरा भाई को भी धमकी दिया था, तेरा भाई उधवा आएगा तो मार के यहाँ फेंक देंगे। तो मेरा भाई नहीं आया, तो 1 महीना से तो तब उसमें फिर डायन बोल के घर तोड़ो, हल्ला करो, जो मन सो, मैंने झूठ सही ये करके बोलता है। पहले भी आवेदन दिए थे आप? हल्का सा दिए थे एक बार। तो आज जो आप आए किस लिए आए? आज आए क्या हमको थाना पर। बढ़ते हैं आगे, जहां सिमडेगा में 10 मार्च से 18 मार्च तक चल रहे हैं 11वें राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट। आपको बता दें कि बुधवार को झारखंड और उड़ीसा के बीच सेमीफाइनल मैच का मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में शानदार तरह से खेलते हुए झारखंड की महिला सब जूनियर हॉकी टीम ने उड़ीसा को 50 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। वहीं 18 मार्च यानी गुरुवार को फाइनल मैच खेला जाएगा। वहीं खेल पूर्व उपायुक्त सिमडेगा हॉकी के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए उनका स्वागत किया, जिसके बाद मैच के अंत में झारखंड टीम ने खुशी इजहार की और कहा कि हरियाणा को मात देकर सब जूनियर चैंपियन बनेगी। हम आज हम पूरे टीम भावना से खेले हैं और सेमीफाइनल उड़ीसा को हराए हैं। सेमीफाइनल 0 से विजय हुई और कल हमारा मुकाबला हरियाणा के साथ है और पूरा कोशिश करेंगे कि हरियाणा को भी हरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस। नमस्कार।